हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा 7th क्लास का जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उसमें था कि इन्वायरमेंट होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन बतानी थी आपको। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग, एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। प्रत्येक चीज़ जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट जो है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, सजीव और निर्जीव दोनों हो सकती हैं। इन्वायरमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक और मैन मेड मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो पर्यावरण में हम जब पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था नेचुरल में क्या आएंगे आपके? मिट्टी, पानी, हवा। तो इसको आप बोलते हो मिट्टी। भूमंडल जो हमारा दिखता है लिथोस्फेयर, पानी हाइड्रोस्फेयर, हवा जो है, वायु जो है हमारी, वायुमंडल जो है उसे एटमॉस्फेयर, और लास्ट था आपका बायोस्फेयर। यानी मैंने बताया था आपको कि जब तीनों चीज़ें मिट्टी, हवा, पानी मिलती है तभी जीवन की क्या हुई है? उत्पत्ति। तो बायोस्फेयर जो है इन तीनों को इकट्ठे कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका बायोस्फीयर। इसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि 71% कवर करता है, सारी वाटर बॉडीज, सीज, लेक्स, बेस सब इसमें आएंगी। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था हमने, 29% एरिया जो है लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर में हमें जो ऊपर की, सबसे ऊपर की जो भूमि दिखती है वो होती है। ये सब जगह समान नहीं है, कहीं माउंटेन हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं रॉक्स हैं, तो कहीं प्लेटूज़ हैं, अलग अलग हैं। एटमॉस्फेयर में कब पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, कैप्टॉन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, एवरीथिंग। और एटमॉस्फेयर के बाद देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको टिक करने हैं। आप आराम से कर सकते हो इसको। अबाउट ब्लैंक परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कितना परसेंट एरिया पानी से ढका हुआ है? ये बार बार रिपीट हो रहा है। 71% पानी से ढका हुआ है और 29% लैंड से। तो अबाउट 71%, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है द एटमोस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ। हमारा वायुमंडल हमारी पृथ्वी के साथ सटा रहता है, टिका रहता है। क्यों? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। आपने पढ़ा है ना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी के साथ चीज़ों को टिकाए रखता है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स। इसके बाद देखिए आगे इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारा हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है जीवमंडल। देखिए, द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, नैरो जोन मतलब सकरा, भीड़ा जो हम बोलते हैं ना, सकरा एरिया पृथ्वी का जहाँ पर लैंड यानी लिथोस्फेयर, भूमि, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फेयर एंड एयर और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्रियाएं करती हैं। टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जब ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं, मिट्टी, हवा, पानी तीनों एक दूसरे से मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? जीवन का। और जीवन को ही हम क्या बोलते हैं? जीवमंडल, बायोस्फीयर। It is this biosphere which make the earth a unique planet in the solar system। और ये बायोस्फीयर, ये जीवमंडली है जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सब पाए जाते हैं, और यही जो है हमारी पृथ्वी को इस सौर मंडल का सबसे यूनिक यानी सबसे अलग ग्रह बनाता है। द वर्ड बायोस्फीयर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस। जो बायोस्फीयर शब्द है वो ग्रीक भाषा के बायोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लाइफ यानी जीवन। बायोस का मीनिंग है लाइफ और ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें यही बन जाएगा। एक तो आपका यही बन गया व्हाट इज बायोस्फीयर, तो आप बता सकते हो द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। सेकेंड ये बन जाएगा विच इज़ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड आपका आ गया फ्रॉम विच लैंग्वेज बायोस्फीयर्स कम्स, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। व्हाट इज मीन्स बाय बायोस? लाइफ, लाइफ होता है इसका मीनिंग। एंड द लैटिन वर्ड स्पेराज मीन द टोटल रेंज। स्पेरा जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब है टोटल रेंज, यानी कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं।
यानी किसी चीज़ के पहुँचने का जो दायरा, आप कहते हैं ना रेंज में नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो वो आपका दायरा ही तो होता है। तो ये होता है स्पेयर का मीन होता है रेंज, कि कहाँ तक हम फैले हुए हैं। लिविंग बीइंग रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्रीज। अगर हम सजीव जगत की बात करें तो इसमें छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नॉर्मली हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र, लेंस वगैरह ये यूज़ करने पड़ेंगे तभी हम उन जीव जंतुओं को देख पाते हैं। तो ये कह रहे हैं छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़े से बड़े पेड़, एनिमल्स, जानवर एंड ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य इसमें शामिल हैं। लिविंग बींग्स में मतलब सजीव चीज़ों में मनुष्य, छोटे छोटे कीट पतंगे, पेड़ पौधे, सब चीज़ें इसमें शामिल है। दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। द ग्रेट वैरायटी, पृथ्वी पर देखिए अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, मनुष्य भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं। सबके जो बॉडी फीचर्स हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई कहीं देश में जाओगे आप, गोरे मिलेंगे, किसी में काले मिलेंगे, किसी में लंबे कद के, किसी में छोटे कद के। तो ये जो इतनी ज़्यादा विभिन्नता है, डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता, और वैरायटी होती है प्रकार। ये जो अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएँ जो हमारी पृथ्वी पर मिलती हैं, इसे हम बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता यानी जीवों में विविधता, विविधता मतलब विभिन्नता, अलग अलग होना। वंडरफुल टू नो में देखिए, द टर्म बायोस्फीयर वॉज फर्स्ट यूज ए सेंचुरी एगो। जो बायोस्फीयर शब्द है वो आज से लगभग 1 सेंचुरी पहले इस्तेमाल हुआ था बाय द ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडर्ड सूज एज ए स्पेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस लेइंग एट इंटरफेस बिटवीन द एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ऑस्ट्रेलिया के ये जियोलॉजिस्ट थे यानी भूगोलवेता थे, भूगोल के बारे में जानकारी रखने वाले थे, पृथ्वी के बारे में। एडवर्ड सूसस जिसका नाम था, इन्होंने ही अलग अलग स्पेयर जो हम ये पढ़ते हैं बायोस्फीयर में, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन चीज़ों पर अध्ययन किया था। इनके आपस में जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं इनके ऊपर अध्ययन किया था और सबसे पहले इस वर्ड का इन्होंने यूज़ किया था। द टाइप ऑफ एनिमल दैट लिव इन एन एरिया डिपेंड लार्जली ऑन टाइप ऑफ क्रॉप। किसी भी जगह पर कोई जीव जंतु, जानवर, मनुष्य रहता है वो निर्भर करता है कि वहाँ पर किस तरह की जो क्रॉप यानी फसल उगाई जाती है। प्लांट लाइफ इन टर्न इज डिटरमाइंड मेनली बाय द क्लाइमेट। अब पौधों का जीवन नॉर्मली देखिए, पेड़ पौधों का अपना जीवन होता है, उनकी अलग अलग दशाएं होती हैं। भाई अब हम सेब का पेड़ अपने यहाँ तो नहीं लगा सकते हरियाणा में, है ना। तो हर पेड़ पौधे को अलग जलवायु की ज़रूरत होती है। कोई ठंडी जलवायु के होते हैं, कोई गर्म जलवायु के होते हैं, कुछ को ऐसा मौसम चाहिए ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। तो किसी भी फसल का उगना या किसी भी पेड़ पौधे का लगना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसी जलवायु में रह सकता है। गर्मी होनी चाहिए, सर्दी होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडा एरिया होना चाहिए। जैसे अब गेहूं को आप गर्मी में तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो सर्दियों की फसल है। तो कोई भी फसल इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कैसा क्लाइमेट उसको चाहिए, वो तभी उगा सकते हैं हम। इन टर्न इज डिटरमाइंड मेनली बाय द क्लाइमेट। ये मुख्य रूप से कोई भी फसल, कोई भी पौधे हैं, उनका जीवन क्लाइमेट यानी जलवायु पर निर्भर करता है। ट्रीज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पेड़ों की, उदाहरण के तौर पर ग्रो टाल एंड थिक वेयर इट इज़ वार्म एंड रेनी। पेड़ जो है नॉर्मली वहाँ ज़्यादा लंबे बढ़ते हैं जहाँ पर बारिश अच्छी होती है और धूप अच्छी पड़ती है। अब देखिए आपको मैं पीछे की बात याद दिलाती हूँ। 5th क्लास में भी आपके आए थे वनों के बारे में, ट्रॉपिकल जोन आपने पढ़ा था, और 5th क्लास में 6th क्लास में दोनों में ये रिपीट हुए हैं। तो आपने पढ़ा है ट्रॉपिकल जोन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया इक्वेटर के आसपास का आपने पढ़ा है। यहाँ पूरे साल सीधी धूप पड़ती है। गर्मी के कारण लगभग डेली दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में बारिश हो जाती है। तो यहाँ गर्मी भी है, बारिश भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं और बहुत लंबे लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों को बढ़ने के लिए धूप और पानी बारिश का चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल जोन के बारे में पढ़ा था। कॉन्गो रीजन पढ़ा था, बिल्कुल हरा भरा है, बहुत घने जंगल हैं, पेड़ के ऊपर पेड़ उगे हुए हैं। पेड़ धूप को ग्राउंड तक यानी पृथ्वी तक तो पहुंचने भी नहीं देते, पूरा ऐसे ढके हुए हैं कि उसकी धूप छाया से नीचे धूप पहुंच ही नहीं पाती। तो ये कारण है कि पेड़ लंबे कहाँ बढ़ेंगे, जहाँ बारिश और धूप उन्हें अच्छी मिलेगी।
आगे देखिए बेटा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र, यानी आपस में परस्पर बनने वाला तंत्र। परस्पर बनने वाला तंत्र से मतलब है कि हम आपस में सब लोग एक दूसरे से मिल करके, जुल करके अपने जो पारिस्थितिक तंत्र है, अपना जो पर्यावरण है उसको चलाते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल इनहैबिटेट मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। लिविंग थिंग्स, सजीव जो चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। यानी हर जानवर, अब पोलर बियर आकर के थार के डेजर्ट में तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए अलग कंडीशन चाहिए। तो जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको अपने अलग अलग पर्यावरण में रहने की दशाएं होती हैं, अलग अलग कंडीशंस में वो रहते हैं। फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल से लेकर इक्वेटर तक, भूमध्य रेखा तक की बात करें, लाइफ कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड, इन एयर, इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो जीवन सब कहीं मिलेगा आपको, हवा में पक्षी उड़ते हैं, जमीन के नीचे रेंगने वाले जीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये मिलते हैं, और भूमि के ऊपर, यानी जैसे हमारे नॉर्मली गाय भैंस वगैरह जो रहते हैं भूमि के ऊपर रहते हैं। ईच इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर पारिस्थितिक तंत्र बनता है आपस में क्रियाएं करने से, प्रत्येक सजीव चीज़ों से। यानी पेड़ पौधे भी शामिल होंगे पारिस्थितिक तंत्र में, जानवर भी शामिल होंगे, मनुष्य भी शामिल होंगे, कीट पतंगे भी शामिल होंगे, पक्षी भी शामिल होंगे। तो सारी चीज़ें जो हमारी सजीव जगत है, जितना भी हमारा जो जीवित जगत है, वो सारे मिलकर के क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। विद द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जहाँ वो भौतिक पर्यावरण में वो रह रहे हैं। भौतिक पर्यावरण से मतलब जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा रहता है, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उस एरिया में जहाँ हम रह रहे हैं, आपस में मिलकर वहाँ के जैव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सब मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं। इट कैन बी एज लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे वर्षा वनों में, ग्रासलैंड्स, घास के मैदानों में, डेजर्ट, मरुस्थलों में, लेक्स, झीलों में। अब पारिस्थितिक तंत्र आप कहोगे कैसे बनेगा, देखिए भाई, जैसे हम मान लीजिए रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाने वाले कोई दूसरे जीव मिलेंगे, जैसे ग्रास होपर हो गया या खरगोश हो गए, उनको खाने वाले कोई तीसरे जीव मिलेंगे, ठीक है, उनको खाने वाले कोई चौथे जीव मिलेंगे। तो एक चेन बनी हुई है हमारी, एक दूसरे पर हम निर्भर हैं, एक दूसरे से हमारा काम चल रहा है। अगर हम एक दो चीज़ों को भी बीच से हटा दें तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, जो पृथ्वी पर जो संतुलन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यही होता है लेक्स, झीलों में, नदियों में क्या होता है, छोटी मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछलियों को खाती हैं, बड़ी मछलियों को उससे बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो इस तरह से क्या चलता है, एक चेन चलती है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो बना रहता है। और एज स्मॉल एज पोंड, और छोटे से छोटे तालाब में भी पारिस्थितिक तंत्र होता है। ए पोंड्स इकोसिस्टम में कंटेन टीनी प्लांट्स, अगर हम तालाब की बात करें तो उसमें छोटे छोटे पौधे होंगे, सच एज डेटोम्स, ग्रीन एलेंस एंड वेरी स्मॉल एनिमल्स सच एज रोटिफायर्स एंड कोपोपॉड्स। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन थाउजेंड ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज। ये कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे इकोसिस्टम, अगर छोटा इकोसिस्टम है तो आप उसमें देखोगे आपका जो नॉर्मली हम अब कहते हैं गाँव में क्या होते हैं, झोड़ होते हैं, उसमें आपको हरी हरी काई सी नजर आएगी, छोटी छोटी घास वगैरह नजर आएंगी, पानी के पौधे होते हैं ये, तो ये उसमें नजर आएंगे। इसके अलावा आपको मेंढक नजर आ जाएंगे, छोटी छोटी मछलियाँ सी नजर आ जाएंगी। तो ये भी तो क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन थाउजेंड ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज। ये कह रहे हैं कि बहुत से जो पारिस्थितिक तंत्र हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। जटिल मतलब बहुत, जटिल का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे उलझा हुआ कह सकते हो एक तरह से। आप कहते हो ना कोई चीज़ बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा उसका एरिया है, तो उसको समझना मुश्किल होता है। तो इकोसिस्टम ऐसे भी हैं जो बहुत जटिल हैं, यानी बहुत विशाल हैं, और इनमें हजारों की संख्या में जो हैं अलग अलग प्रजातियाँ, स्पीसीज होती हैं, प्रजातियाँ, या जानवरों की अलग अलग जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, वो शामिल हैं। दीज स्पीसीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एबायोटिक इन्वायरमेंट। ये जो जनजातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, एक दूसरे के साथ क्रियाएँ करती हैं, और ये अजैविक पर्यावरण से भी क्रियाएं करती हैं। इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज ए परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रिज्म इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, आप साइंस में पढ़ते हो कि इसने खाया, इतना % एनर्जी दूसरे के पास गई, उसने खाया तो इतनी रिलीज हुई, इतनी उसके पास गई। तो ये कहते हैं कि हर पारिस्थितिक तंत्र में एक संतुलित बैलेंस होता है, संतुलन होता है। इक्विलिब्रिज्म का मतलब है कि समानता बनी रहती है,
एनर्जी ऊर्जा के स्थानांतरण में, ऊर्जा एक से दूसरे में जाने में। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों ने अपना भोजन प्रिपेयर किया, उसके बाद उसको किसी जानवर ने खाया, जानवर ने खाया, 100% एनर्जी थी उसमें से, मान लीजिए 20% रिलीज हुई, 80% उसको मिल गई। उससे आगे कोई खाएगा तो कुछ परसेंट उसकी रिलीज़ होगी, उस 100 में से 80% उसको मिल गई, 20% रिलीज़ हो गई। तो इस तरह से जो आपकी ऊर्जा है ना, उसका स्थानांतरण बिल्कुल सही मात्रा में होता है, जिससे एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। तो बेटा यहाँ तक ये आपको रीड करना है। देखिए नीचे आपका ये फोटोज़ दी हुई हैं, इसमें बताया हुआ है कि किसमें क्या क्या बताए हैं। इसमें कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स बताए हैं। कंपोनेंट होते हैं तत्व, जो पर्यावरण के तत्व हैं, उसमें आपके क्रॉप्स भी हो सकती हैं, किस तरह से उसमें आपकी मैन मेड चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ें भी हैं। ये पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जानवरों को हम खुले में घास में भी चरा सकते हैं, जानवरों को हम पालतू भी रख सकते हैं, उनके गोबर वगैरह से मैन्योर प्राकृतिक खाद बनता है, उसको मिट्टी में डालते हैं, फिर फसल को उगाते हैं, फसल को पक जाने पर कटाई करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है जो चलती है। इस डायग्राम को देख लेना और इस लेसन को अच्छे से रीड कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेके ये लेसन यहाँ तक आपको रीड करना है। थैंक यू।